दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 मुबैना तौर पर पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के तरबियत याफ्ता बताए जा रहे हैं। दिल्ली ATS ने दावा किया है कि खुफिया एजेंसी दाऊद इब्राहिम के भाई के साथ मिलकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में त्योहारों के मौसम में दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी कर रही थी। स्पेशल सेल नीरज ठाकुर के मुताबिक महाराष्ट्र से 47 साला जान मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा उसामा उर्फ समी जामिया नगर का रिहायशी है, मूलचंद उर्फ साजू राय बरेली का रिहायशी है, जीशान कमर इलाहाबाद का रिहायशी है, मोहम्मद अबू बकर बहराइच का रिहायशी है और मोहम्मद आमिर जावेद लखनऊ का रिहायशी है। स्पेशल सेल के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने इंकिशाफ किया कि उन्हें एक स्लीपर सेल ऑपरेटिव से जदीद तरीन RDX पर मबनी IEDs, दस्ती बम, पिस्तौल और कारतूस मिले थे। उन्हें महफूज रखने के लिए यूपी भेजा गया था। 4 मुश्तबा अफराद को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है, जबकि जीशान कमर और आमिर जावेद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे, जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। इसमें जो एक ख़ास चीज़, दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन IEDs को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। काबुल से अहम खबर। काबुल में हिंदुस्तानी निजात कारोबारी का अगवा कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अगवा कुनंदा की शिनाख्त बंसुरी लाल की हैसियत से की गई है। इंडियन वर्ल्ड फोरम के सदर पुनीत चंदूक ने बंसुरी लाल की अगवा की जानकारी मीडिया को दी है। काबुल में 11वीं पुलिस जिले में बंसुरी की दवा की दुकान है। जराये के मुताबिक बंसुरी और उनका स्टाफ दुकान के करीब से अगवा किया गया। अगवाकारों ने उन्हें मारा पीटा। बंसुरी लाल का स्टाफ किसी तरह अगवाकारों की गिरफ्त से बच निकलने में कामयाब हो गया। मकामी एजेंसियों में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई है। उनकी तलाश जारी है। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अहम खबर अफगानिस्तान से आ रही है, क्या कुछ तफसीलात और अभी क्या कुछ कार्रवाई? देखिए हिना, जैसे आपने बताया कि ये बंसरी लाल जो है वो इंडियन नेशनल है, यानी कि उनके पास इंडियन पासपोर्ट है। इस बात की पुष्टि है। हालांकि वो अफगानिस्तान मूल के हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं शुरू से, लेकिन अब वो इंडियन नेशनल बन चुके थे। इसी बीच खबर ये है कि कल सुबह करीब 8 बजे के आसपास, और हिंदुस्तान के समय के हिसाब से करीब 9 बजे के आसपास, अपनी दुकान के पास से उनको गन पॉइंट पर अगवा किया गया और उनके साथ उनके स्टाफ को भी अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हालांकि बच निकलने में कामयाब रहा। लेकिन फिलहाल कल से ही उनकी तलाश अभी चल रही है और तालिबान से भी मुद्दे को उठाया गया है। माना जा रहा है कि पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 11th पुलिस डिस्ट्रिक्ट काबुल का है, वहां पर ये जांच, उनकी तलाश चल रही है। और इसी बीच विदेश मंत्रालय, जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उससे भी इस मामले को उठाया गया है और अपडेट किया गया है और उनसे दरखास्त की गई है कि वो इस मामले में दखल दें, क्योंकि बंसरी लाल जो है वो इंडियन नेशनल है और कई सालों से वो दवाई की दुकान चलाते हैं काबुल में। हालांकि आपको भी याद दिलाते हैं कि
कल ही विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने इस तरह का बयान दिया था कि सभी भारतीयों को वहां से अफगानिस्तान से भारत लाने में कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहां पर हो सकते हैं क्योंकि जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी, उसको पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी हालत वैसे नहीं। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। दुनिया को अफगानिस्तान के पेचीदा, मुश्किल और संगीन सूरत हाल पर तशवीश है। खित्ते में अमन के क़याम के लिए सियासी तौर पर मुस्तहकम अफगानिस्तान अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ आलमी प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल में भी हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ अपनी तशवीश को दोहराया है। हिंदुस्तान का कहना है कि नई हुकूमत ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हुकूक़ का ख्याल रखे। हिंदुस्तान ने कश्मीर में UNHRC चीफ के बयान की तरदीद की है। हिंदुस्तान मिशेल बेशलेट के बयान को गैर ज़रूरी करार दिया है। लंबे इंतजार के बाद नेशनल टेस्ट एजेंसी ने देर रात JEE मेंस 2021 के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। इसमें कुल 44 कैंडिडेट्स ने 100% नंबरात हासिल किए हैं। वहीं 18 तलबा को पहला मुकाम हासिल हुआ है। JEE मेंस एग्जाम के लिए 7.8 लाख तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। वाज़ेह है कि JEE पहले मरहले का इम्तिहान फरवरी में और दूसरे मरहले का इम्तिहान मार्च में मुनक्किद किया गया था। अगले मरहले अप्रैल और मई के लिए तय किए गए थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इन्हें मुलतवी किया गया। तीसरे मरहले का इनेकाद 20 और 25 जुलाई को हुआ, जबकि चौथा मरहला 26 अगस्त से 2 सितंबर तक हुआ। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में आज से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर के तलबा की प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू हो गई हैं। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करना स्टाफ और तलबा के लिए लाजमी होगा। क्लासेस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए 50% तलबा को ही अटेंडेंस यानी हाजिर होने की इजाजत दी गई है। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे DU के कॉलेजों में आज से जिस तरह से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रैक्टिकल क्लासेस की शुरुआत हो गई है, किस तरह के वहां पर माहौल नजर आ रहा है, खास तौर पर कोरोना गाइडलाइंस को लेकर? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से कोविड के जो मामले हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये फैसला लिया है कि अब जो क्लासेस हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। अभी तक जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन अब ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी, जिसके तहत आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी को खोल दिया गया है। छात्रों का आना यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है वो ये है कि आपको 50% स्टूडेंट्स के साथ में क्लास चलानी है और साथ ही जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स कॉलेज के लिए आएंगे, उसमें से सभी स्टूडेंट को लगभग 1 डोज लेना मस्ट है। कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो स्टूडेंट्स कॉलेज ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लासेस अटेंड करेंगे उनमें उन्होंने कोविड की वैक्सीनेशन की कम से कम 1 डोज ज़रूर ले रखी हो, और साथ ही अगर दोनों डोज ले रखी है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 डोज मस्ट है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है और मास्क लगाना अनिवार्य है। बिना मास्क के आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। सामाजिक दूरी का ध्यान रखना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको पूरा फॉलो करना कंपलसरी है। और इसमें जो नई गाइडलाइन जो जारी की गई है वो यही है कि आपको वैक्सीन की 1 डोज लेकर ही आप प्रवेश कर सकते हैं। और जिसका मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज से अपने जो क्लासेस शुरू किए हैं, जो कॉलेज खुले हैं, उसको लेकर भी काफ़ी तैयारियाँ कर रखी हैं। यहाँ पे हर जगह सभी जगहों पे क्लास के बाहर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जो सीटें हैं, जो बेंच हैं, उस पर भी निशान लगा दिए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। और एक खास बात ये भी है कि जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनका लास्ट ईयर है, जिनका फाइनल ईयर है, वो
50% क्षमता के साथ साथ लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि वो अगर पढ़ना चाहें, लाइब्रेरी भी जाना चाहें और वहाँ बैठना चाहें तो वो लाइब्रेरी भी जा सकते हैं। जी, तो बहरहाल जिंदगी को तो आगे बढ़ना ही है और कोरोना की गाइडलाइंस का भी खास ख्याल रखना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका तमाम तर। मध्य प्रदेश में कोरोना की वबाई बीमारी के सबब गुज़िश्ता 1.5 साल से बंद यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में आज से दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश महकमा तालीम ने आज से रियासत की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में तदरीसी सिलसिला शुरू करने का फैसला किया। महकमा तालीम ने 50% तलबा के साथ जहां आज से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में तदरीसी सिलसिला शुरू करने का फैसला किया, वहीं कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार दे दिया। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में उन्हीं लोगों को दाखिला मिल सकेगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ले ली है। उन्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिल होते वक्त इसका सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हमारे महाविद्यालयीन छात्रों की 50% छात्र संख्या के साथ कोरोना की आवश्यक गाइडलाइन के साथ उनके कॉलेज का संचालन प्रारंभ करने जा रहा है, ताकि हमारा ये जो शैक्षणिक सत्र है कमोबेश पूरा प्रदेश का हमारा परीक्षा वाला जो हिस्सा है वो सेकेंड दौर का भी पूरा हो गया है। इसलिए अब नए सत्र को खोले जाने में कोरोना के आवश्यक गाइडलाइन के आधार पर हम आगे बढ़ने का निर्णय करते हैं। सीधे रुख करेंगे भोपाल में मौजूद हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, आज से दर्स व तदरीस का सिलसिला कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी शुरू हो जाएगा। सबसे अहम ये कोरोना वैक्सीन जरूरी है, इसके अलावा और क्या कुछ खास? के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो शुरू की हो गई है, बच्चे जो है परसों बाद पहुंचना शुरू हो गए। इसमें खास बात यह है कि इसमें तलबा के लिए तो 50% रखा गया, लेकिन जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो स्टाफ है उनको 100% रखा गया है और सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का लगाना लाजमी। जो लोग सर्टिफिकेट दिखाएंगे वही अंदर आ रहे हैं, बाकी लोगों को मना कर दिया गया। वहाँ पर इसके साथ साथ जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कई जगह पर इसका भी इंतजाम किया गया है कि जो लोगों को वैक्सीन नहीं लगा वो वैक्सीन लगा ले। इसके साथ साथ 20 सितम्बर से यानी 5 दिन बाद भोपाल में ही नहीं, राजधानी के साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम अजला में 1ली से लेकर 5वीं तक के भी स्कूल खोले जाएंगे, क्योंकि इससे पहले 6वीं से 12वीं तक के स्कूल जो है खोले जा सकते हैं। क्लास 8वीं 10वीं और 12वीं के तलबा हॉस्टल की जो सहूलियात है उसके साथ भी चालू करने की जो है मीटिंग में फैसला किया गया है। यहाँ पर एक खास बात यही भी है कि आज से लेकर 3 दिन तक जो टीचर्स और पेरेंट्स के बीच जो सरकारी स्कूल वहाँ पर मीटिंग होगी, क्योंकि नया तालीमी निसाब जो है मध्य प्रदेश में नाफिज किया जा रहा है, तो उसको लेकर जो है मीटिंग होगी। जी मेहताब, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको अहम खबर दी, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आइए इसी के ताल्लुक से मजीद जानकारी हम हासिल करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद से। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ और कार्रवाई? देखिए ना, कल जिस तरह से 6 लोगों को गिरफ्तारी की बात आई थी सामने, जिसमें कि 4 लोगों को आज कोर्ट के समय पेश किया गया और उन लोगों को 14 दिनों की रिमांड मिल चुकी है। 2 अन्य जो आरोपी हैं वो अभी लखनऊ में ही हैं और उसे आज दोपहर में बाकायदा लाया जाएगा। दोपहर में तकरीबन 2 बजे के लगभग में दिल्ली लाया जाएगा। उसके बाद फिर उन्हें जज के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। तो ये 14 दिनों की जो रिमांड होगी, इस दौरान क्या क्या चीजें होंगी वो मैं बताना चाहूंगा। इस मामले में लगातार पूछताछ होगी। अब पूछताछ के बाद इन लोगों को कई अलग अलग लोकेशन पर भी लेकर स्पेशल सेल की टीम जाएगी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश लेकर जाएगी, महाराष्ट्र लेकर जाएगी और वहां पर किन किन लोगों के संपर्क में था, किन लोगों के और किस तरह से बाकायदा एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था, इन लोगों के पास विस्फोटक कैसे मिला, इन लोगों को आईडी किस तरह से उपलब्ध कराया गया, इस मामले को जानने का प्रयास करेगी स्पेशल सेल। इसके साथ ही किस तरह से हवाला कारोबारियों के साथ में इसके संबंध थे, इसको भी जानने का प्रयास किया जाएगा। और जिस तरह से इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम सामने आया है, तो इन तमाम मामलों पर आगे जांच किया जाएगा और ये तमाम कनेक्शन को खंगाला जाएगा कि किस तरह से अनीस इब्राहिम का एक किरदार जो है यहाँ सामने आया है। लगातार आज का दिन काफी अहम रहने वाला है इस पूरे मामले को लेकर, पूरे मामले की तफ्तीश को लेकर लगातार हम आपसे अपडेट हासिल करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम तर जानकारी के लिए।
हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर के सईदाबाद इलाके में 6 साला बच्ची के साथ मुबैना जिनसी हिरासानी और कत्ल के 30 साला मुलजिम पलाकुंडा राजू की इत्तला देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। सीएम योगी आज देही इलाकों की सड़कों की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई सौगात देने वाले हैं। जिला पंचायतों के तहत 195 करोड़ रुपए की लागत से 509 देही सड़कों का वो इफ्तिताह करने वाले हैं, जबकि तकरीबन 34 करोड़ की लागत से 14 देही सड़कों का संग बुनियाद रखा जाएगा। इसके अलावा पीएम सड़क योजना के तहत 4130 करोड़ की लागत से बनने वाली 886 सड़कों का इफ्तिताह किया जाएगा। 155 करोड़ की लागत से बनने वाली 692 सड़कों को अवाम के नाम मानवन किया जाएगा। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से सीएम योगी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के अवाम को सड़कों की ये सौगात देंगे। गुजरात से अहम खबर, गुजरात हुकूमत की नई काबीना को आज हलफ दिलाया जाएगा। गांधीनगर राजभवन में हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। जराये के मुताबिक वज़ीर आला भूपेंद्र भाई पटेल नई काबीना में नौजवान चेहरों को शामिल कर सकते हैं। गुजरात के तमाम बीजेपी अरकान असेंबली को आज पार्टी हेडक्वार्टर में हाजिर होने की हिदायत दी गई है। एक और अहम खबर, डॉक्टर कफील खान को 2019 में दूसरी बार बहराइच डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुबैना तौर पर परेशानी पैदा करने और अस्पताल अमले के साथ बदसलूकी करने पर मुअत्तल किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी हुकूमत के इस हुक्म पर रोक लगा दी है, क्योंकि डॉक्टर कफील खान पहले से ही मुअत्तल थे। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मुबैना तौर पर ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट की वजह से 30 बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर कफील खान को 2017 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के 1 साल बाद डॉक्टर कफील खान को जमानत पर रिहा किया गया था। डॉक्टर कफील खान के वकील ने दलील दी कि ऐसा कोई उसूल नहीं है जो रियासती हुकूमत को उनके खिलाफ दूसरा मुअत्तली का हुक्म जारी करने की इजाजत दे, जबकि उन्हें पहले ही मुअत्तल किया जा चुका था। ताहम हुकूमत की जानिब से एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल AK गोयल ने हाई कोर्ट को जानकारी दी कि डॉक्टर कफील खान के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट 27 अगस्त 2021 को पेश की गई थी और एक दिन बाद उन्हें एक कॉपी भेजी गई। मामले की अगली समाअत 11 नवंबर को होगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के डॉक्टर कफील खान के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के मुकदमे में पुलिस चार्जशीट को कबूल करने के फैसले को कालअदम करार दे दिया था। बेंगलुरु में नई तालीमी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। पुलिस की इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की जा रही है। कल दोपहर बेंगलुरु के मैसूर सर्किल में धरना दे रहे तलबा को पुलिस ने एहतजाज खत्म करने के लिए कहा, लेकिन इस हिदायत पर अमल न करने के बाद पुलिस वैन में तलबा को घसीट कर ले जाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया। इस मौके पर कशीदगी देखने को मिली। एहतजाज कर रहे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के तलबा ने कहा कि हुकूमत जबरदस्ती नई तालीमी पॉलिसी को नाफिज कर रही है। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत असेंबली में बहस किए बगैर इस नई तालीमी पॉलिसी को नाफिज करने का ऐलान कर चुकी है। बेहद अहम खबर, मुल्क में कोरोना मामलों में कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 27,176 कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो अहम खबर, मुल्क में कोरोना मामलों में कमी का सिलसिला जारी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।